बिन लादेन परिवार सऊदी शाही परिवार से अपने करीबी रिश्ते और अपने फायदेमंद निर्माण अनुबंधों की वजह से सऊदी अरब के सबसे अमीर परिवारों में से एक बन गया। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और वे एक शानदार जीवन जीते थे। ओसामा एक ऐसी दुनिया में पले बढ़े जहां ऐशो आराम और रुतबा था। उनके पास हर वह सुविधा थी जो एक अमीर परिवार के बच्चे को मिल सकती थी, लेकिन साथ ही उन्हें इस्लाम की सख्त और रूढ़िवादी व्याख्याओं से भी रूबरू होना पड़ा जो कि उस देश में प्रचलित थी। इस्लामिक परंपराओं और धार्मिक नियमों का पालन करना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यंग ओसामा अपने परिवार की दौलत के बावजूद बिन लादेन एक साधारण जीवन जीते थे। वे दिखावे से दूर रहते थे और सादगी में विश्वास रखते थे। उन्हें उनकी धार्मिकता और गंभीरता के लिए जाना जाता था और वे अपने धार्मिक विश्वासों के प्रति बहुत समर्पित थे। और जब बिन लादेन सिर्फ 10 साल के थे तभी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इस घटना ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया और उनके विचारों को गहराई से प्रभावित किया। जेद्दा के एक कुलीन सेक्युलर स्कूल में पढ़ने के बाद बिन लादेन ने किंग अब्दुलाजीज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपने शैक्षिक जीवन की शुरुआत की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के व्यवसाय को समझने और उसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया। अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान ही बिन लादेन की रुचि धर्म और राजनीति में बढ़ने लगी। वे अपने धार्मिक और राजनीतिक विचारों को और गहराई से समझने लगे। यंग ओसामा वो सैयद कुतुब और अब्दुल्ला आजम जैसे कट्टरपंथी इस्लामी विद्वानों की शिक्षाओं से प्रभावित थे, जिनकी विचारधारा ने उनके जीवन और सोच को बहुत प्रभावित किया। जिनका तर्क था कि मुस्लिम दुनिया इस्लाम के असली रास्ते से भटक गई है और पश्चिमी प्रभावों से भ्रष्ट हो रही है। इन विचारों ने बिन लादेन के मन में गहरी छाप छोड़ी। बिन लादेन को यकीन हो गया कि इन भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ लड़ना और एक सच्चे इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण को अपने विश्वासों पर अमल करने के सुनहरे मौके के रूप में देखा। इस घटना ने उन्हें अपने विचारों को क्रियान्वित करने का अवसर प्रदान किया और वे इस संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। बिन लादेन ने अपने परिवार की दौलत और संपर्कों का इस्तेमाल करके अफगान मुजाहिदीन, जो सोवियत संघ से लड़ने वाले इस्लामी योद्धा थे, को पैसे और हथियार पहुंचाए। उन्होंने न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की बल्कि रणनीतिक मार्गदर्शन भी दिया, जिससे मुजाहिदीन की ताकत और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई। उन्होंने अफगानिस्तान में अपने खुद के प्रशिक्षण शिविर भी स्थापित किए, जहां उन्होंने न केवल हथियारों के उपयोग की शिक्षा दी बल्कि इस्लामी विचारधारा और जिहाद के सिद्धांतों पर भी जोर दिया। जहां उन्होंने मुस्लिम दुनिया भर से स्वयंसेवकों की भर्ती की और उन्हें प्रशिक्षित किया। इन शिविरों में आने वाले स्वयंसेवक विभिन्न देशों से थे, जिनमें सऊदी अरब, मिस्र और यमन शामिल थे। ये शिविर आतंकवाद के लिए एक वैश्विक नेटवर्क का आधार बने। मुजाहिदीन सपोर्टर अफगानिस्तान में बिन लादेन के अनुभवों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने देखा कि कैसे एक संगठित और समर्पित समूह एक बड़ी शक्ति के खिलाफ लड़ सकता है और जीत सकता है। उन्होंने सोवियत कब्जे की क्रूरता और अफगान प्रतिरोध के साहस को अपनी आंखों से देखा। यह अनुभव उनके लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसने उनके विचारों और कार्यों को और अधिक कट्टरपंथी बना दिया। उन्होंने अब्दुल्ला आजम सहित अन्य अरब लड़ाकों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए, जो एक फिलिस्तीनी विद्वान थे और आगे चलकर उनके गुरु बने। आजम ने बिन लादेन को जिहाद के व्यापक दृष्टिकोण से अवगत कराया और उन्हें एक वैश्विक संघर्ष के लिए प्रेरित किया, जो एक फिलिस्तीनी विद्वान थे और आगे चलकर उनके गुरु बने। आजम के साथ बिताए गए समय ने बिन लादेन के विचारों को और अधिक स्पष्ट और दृढ़ बना दिया। इसी दौरान बिन लादेन ने इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ एक वैश्विक जिहाद की अपनी सोच को स्पष्ट करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों को शामिल किया। उन्होंने इस संघर्ष को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखा, जो सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य था, जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों को शामिल किया। यह विचारधारा बाद में अल कायदा के गठन का आधार बनी, जो एक वैश्विक आतंकवादी संगठन था।
मुजाहिदीन सपोर्टर अफगानिस्तान में बिताए गए समय ने बिन लादेन को एक अमीर और रईस नौजवान से एक सख्त और प्रतिबद्ध आतंकवादी में बदल डाला। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पाया और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें अपना मकसद मिल गया था और उन्होंने अपना बाकी जीवन इसके लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत वापसी के बाद बिन लादेन मुस्लिम दुनिया में एक हीरो बनकर सऊदी अरब लौट आए। उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियां पूरे मुस्लिम जगत में फैल गईं, जिससे उन्हें व्यापक समर्थन मिला। हालांकि उनकी बढ़ती कट्टरता और सऊदी सरकार की आलोचना ने जल्द ही उन्हें अधिकारियों के साथ संघर्ष मिला दिया। उन्होंने सऊदी शासन को इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ मानते हुए उसकी निंदा की, जिससे उनकी स्थिति और भी विवादास्पद हो गई। हालांकि बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा के उद्देश्य विकसित होकर एक बहुत व्यापक वैश्विक एजेंडे को शामिल करने लगे। बिन लादेन की विचारधारा इस विश्वास पर केंद्रित थी कि मुस्लिम दुनिया पर पश्चिम, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हमला किया जा रहा है। अल कायदा मेंबर वो इस्लाम के जन्म स्थान सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को एक गंभीर अपराध मानते थे। बिन लादेन ने इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन और फिलिस्तीनियों के प्रति उसकी नीतियों की भी निंदा की। बिन लादेन के मार्गदर्शन में अल कायदा ने अलग अलग जिहादी समूहों को एक सामान्य बैनर तले एकजुट करने की कोशिश की। संगठन ने प्रचार प्रसार के लिए प्रशिक्षण, वित्त पोषण और एक मंच प्रदान किया। अल कायदा मेंबर बिन लादेन की दौलत, करिश्मा और अफगानिस्तान में अनुभव ने उन्हें इन हलकों में एक शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। भाग 4, युद्ध की घोषणाएं और शुरुआती हमले। पूरे 1990 के दशक में अल कायदा की गतिविधियां तेजी से क्रूर और हिंसक होती गईं। इस अवधि के दौरान संगठन ने अपनी रणनीतियों को और अधिक आक्रामक और विध्वंसक बना लिया। बिन लादेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों पर युद्ध की घोषणा करते हुए फतवों या धार्मिक फरमानों की एक श्रृंखला जारी की। इन घोषणाओं में उन्होंने अमेरिका को इस्लाम के दुश्मन के रूप में चित्रित किया और अपने अनुयायियों को इसके खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों से दुनिया भर में सैन्य और नागरिक दोनों तरह के अमेरिकी हितों पर हमला करने का आग्रह किया। बिन लादेन के अनुयायी, जो उनके विचारों से प्रेरित थे, ने विभिन्न योजनाओं और हमलों की तैयारी शुरू कर दी। 1992 में अल कायदा के गुर्गों ने यमन के अदन में एक होटल पर बमबारी की, जहां अक्सर अमेरिकी सैनिक आते थे। यह हमला अल कायदा की बढ़ती आक्रामकता का एक स्पष्ट संकेत था। अगले वर्ष न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पार्किंग गैरेज में एक बम विस्फोट हुआ, जो अल कायदा द्वारा रची गई अमेरिकी धरती पर पहली बड़ी घटना थी। इस हमले ने अमेरिका को अल कायदा की गंभीरता और उसके खतरनाक इरादों का एहसास कराया। हालांकि 1993 में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए, लेकिन यह मीनारों को ढाने के बिन लादेन के लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा। इस हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने अल कायदा की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। अल कायदा ने पूरे दशक में अपनी पहुंच और क्षमताओं का विस्तार जारी रखा। संगठन ने सूडान और अफगानिस्तान में अपने प्रशिक्षण शिविरों को मजबूत किया, जहां नए सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया गया। समूह ने सूडान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए, जिससे मुस्लिम दुनिया भर से लोग भर्ती हुए। इन शिविरों में उन्हें चरमपंथी विचारधारा और हिंसक जिहाद के लिए तैयार किया गया। हिंसक जिहाद का बिन लादेन का संदेश बड़ी संख्या में असंतुष्ट और अलग थलग पड़े युवा मुसलमानों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिन्होंने उन्हें अपनी शिकायतों के पैरोकार के रूप में देखा। बिन लादेन ने इन युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि उनके संघर्ष का एकमात्र समाधान हिंसक जिहाद है, जिससे अल कायदा की ताकत और प्रभाव में वृद्धि हुई। भाग 5, 9/11 का रास्ता। जैसे जैसे 1990 का दशक आगे बढ़ा, बिन लादेन और अल कायदा ने तेजी से महत्वाकांक्षी और विनाशकारी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने पर अपने प्रयासों को केंद्रित किया। पायलटों और विस्फोटकों के विशेषज्ञों सहित
विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों की भर्ती से समूह की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाया गया। 1998 में अलकायदा ने नैरोबी, केन्या और दार एस सलाम, तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर लगभग एक साथ बम विस्फोट किए। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर अफ्रीकी नागरिक थे, और हजारों लोग घायल हुए। इन बम विस्फोटों ने अलकायदा की वैश्विक पहुंच और सामूहिक हताहतों को अंजाम देने की उसकी इच्छा को प्रदर्शित किया। दूतावास बम विस्फोटों के बाद बिन लादेन और अल कायदा अमेरिकी आतंकवाद विरोधी प्रयासों का मुख्य केंद्र बन गए। क्लिंटन प्रशासन ने अफगानिस्तान और सूडान में अल कायदा के प्रशिक्षण शिविरों के खिलाफ क्रूज मिसाइल हमले शुरू किए, लेकिन ये हमले बिन लादेन और उनके संगठन द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने में विफल रहे। वास्तव में हमलों ने बिन लादेन की स्थिति को उनके अनुयायियों के लिए एक नायक और पश्चिम के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में और मजबूत करने का काम किया।